Yes, hello everyone. Very good afternoon to everyone, my dear students. So we were discussing about acceptance, right? We were discussing about acceptance, that how acceptance can be done, right? Acceptance कैसे होगा? Acceptance को signify करना जरूरी है, right? Signify के लिए आपको कोई एक act करना पड़ेगा, right? According to section 3, you must do some act or omission with an intention to communicate or which has effect of communication, right? That we have discussed yesterday in section 3. अब देखो, suppose A says to B, A says to B क्या, will you buy my watch for 50,000 rupees? ठीक है, ए बी को पूछता है कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 50,000 रुपए में, राइट? तो बी हैज ऑप्शंस, बी आइदर कैन एक्सेप्ट, राइट, और बी कैन रिजेक्ट। ठीक है, बी या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, या फिर कभी कभार बी साइलेंट रहेगा। ठीक है, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट if he remains silent, will it amounts to an acceptance? So the general answer is no. साइलेंट रहना इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बट साइलेंट के साथ उसका कुछ ऐसा कंडक्ट है जिससे ये दर्शाता है, पता चलता है कि हाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। तो बीइंग साइलेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस generally, but if it is accompanied by your conduct, then it will amount to a valid acceptance। जैसे कि मैंने आपको एक कल एग्जांपल दिया था, राइट? जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, अब टेनेंसी ओवर हो रही है सपोज कब, 30 सितंबर को आपकी टेनेंसी ओवर हो रही है। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड आता है टेनेंट के पास, कहता है कि सर अभी तो आपका 7,500 रुपए रेंट है, अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो मैं आपसे अब 10,000 रुपए रेंट लूंगा। ठीक है, राइट? अब ये एक तरह से उसने प्रपोजल दिया कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो 10,000 रुपए रेंट लगेगा। तो यहां पर टेनेंट क्या कह सकता है? टेनेंट यस कह सकता है, या रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं जी बहुत महंगा है मैं नहीं करूंगा, यस ठीक है जी मैं कर लूंगा। बट टेनेंट ने क्या करा? टेनेंट कंटिन्यू करता है अपना पोजेशन। तो उसका कंटिन्यू करना मतलब वो साइलेंट था और कंटिन्यू कर रहा है, तो कंटिन्यू करना उसका कंडक्ट है, और कंडक्ट ये दिखाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। So therefore, this being silent is also an acceptance over here. So for this, you have to examine all the facts and circumstances of the case. So your conduct will also show whether you have accepted or whether you have rejected. Okay? Very good, Loveleen, दीपांशी, ईशानी, प्रांजलि, शरद, शैली, यश। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्योंकि अब साइलेंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, शायद आप इस केस लॉ से खुश ना हो सकता है, बट मैं वो भी बताऊंगा आप क्यों खुश नहीं हो। ठीक है, राइट? अब देखो एक केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। शायद से यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस केस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, 1862। ओके, इट इज इंग्लिश केस लॉ। अच्छा, इसके बारे में आपको पता है इस केस लॉ के बारे में क्या हुआ? टेल मी, एनीवन? प्रिया, चिराग, दीपांशी, ईशानी, लवलीन, प्रांजलि, शरद, शैली, यश, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। एनी आइडिया? अब इसमें हुआ क्या, लेट मी टेल यू। एक अंकल है, उन्होंने अपने नेफ्यू को ओके, अंकल ने अपने नेफ्यू को एक प्रपोजल दिया, राइट?
मेड अ प्रपोजल। क्या प्रपोजल दिया कि आई विल बाय योर हॉर्स, ठीक है, आई विल बाय योर हॉर्स, आई विल बाय योर हॉर्स। क्योंकि नेफ्यू का ना बिजनेस है, घोड़ों का उसका एक तरह का बिजनेस है, वो ऑक्शन करता है हॉर्सेस, ठीक है, राइट। तो अंकल ने अपने नेफ्यू को एक प्रपोजल दिया दैट आई विल बाय योर हॉर्स एंड इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू आई कंसीडर द हॉर्स इज माइन। कि अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा हो गया, ठीक है। इसमें लिखा आई विल बाय योर हॉर्स एंड इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू आई कंसीडर द हॉर्स इज माइन, ठीक है। अब यहां हुआ क्या, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, नेफ्यू ने अपने ऑक्शनियर को बोला कि ये वाला जो घोड़ा है, ये वाला जो हॉर्स है, इसको बेचना नहीं, इसको ऑक्शन मत करना, ठीक है, राइट। सो नेफ्यू टू हिज ऑक्शनियर, उसने बोला कि ये पर्टिकुलर हॉर्स यू शुड नॉट ऑक्शन, यू शुड नॉट, यू शैल नॉट ऑक्शन दिस पर्टिकुलर हॉर्स, ठीक है, ओके, यू शैल नॉट ऑक्शन दिस पर्टिकुलर हॉर्स, राइट। अब हुआ क्या, ऑक्शनियर ने गलती से, ऑक्शनियर ने गलती से इस हॉर्स को ऑक्शन कर दिया, राइट, ओके। रजत, am I audible? You have joined us late, I believe. Just a moment. All right. So since Rajat has just joined, I will be again explaining. So Rajat, we are discussing this case law upon silence. That is फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले का एक केस लॉ है। साइलेंस मतलब एक्सेप्टेंस के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक्सेप्टेंस साइलेंट होके भी एक्सेप्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक अंकल है, उन्होंने नेफ्यू को, अपने नेफ्यू को एक ऑफर दिया कि आई विल बाय योर हॉर्स, कि मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा, एंड इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू आई कंसीडर द हॉर्स इज माइन, कि अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स मेरा हो गया, ठीक है, राइट। तो नेफ्यू ने अपने ऑक्शनियर को बोला दैट यू शैल नॉट ऑक्शन दिस पर्टिकुलर हॉर्स। तो उसने एक डायरेक्शन दे दिया अपने ऑक्शनियर को दैट यू शैल नॉट ऑक्शन दिस पर्टिकुलर हॉर्स। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस ऑक्शनियर बाय मिस्टेक ऑक्शन दैट पर्टिकुलर हॉर्स। ऑक्शनियर ने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक ऑक्शन दैट पर्टिकुलर हॉर्स, ठीक है, राइट। काइंडली एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग, माय हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, आई नो, ठीक। सो ऑक्शनियर ने क्या करा, ऑक्शनियर ने वो हॉर्स बेच दिया, ठीक है। नाउ यू टेल मी, नाउ यू टेल मी, will it amounts to an acceptance by the nephew to the uncle? क्या ये एक्सेप्टेंस है बाय नेफ्यू टू अंकल? अंकल का प्रपोजल था कि भाई ये घोड़ा मेरे को दे दो, आप नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरा है। तो नेफ्यू ने क्या करा, नेफ्यू ने अपने उसको बोला, ऑक्शनियर को, कि ये घोड़ा बेचना नहीं है, ऑक्शन नहीं करना, ठीक है। बट ऑक्शनियर ने गलती से कर दिया। अब बताओ चिराग, क्या यस एक्सेप्टेंस है ये? अच्छा, प्रिया है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया? अच्छा, आंसर समझ में नहीं आया, आंसर तो दिया ही नहीं मैंने अभी। अच्छा, आंसर आपको समझ में नहीं आया, ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम लवलीन। लवलीन, यस प्लीज टेल मी, अनम्यूट एंड आंसर, गिव रीजन। यस लवलीन, यू मे अनम्यूट। Oh, sorry.
this will not amount to like acceptance, ओके because actually auctioneer ने गलती से कर दिया था auction is forced को, and since nephew ने उसको accept नहीं किया है, like he has not like accepted the proposal, ओके and I think that is why there will be like no contract between them. अंकल एंड नेफ्यू Yes, sir. ओके देखो लवलीन कह रही है कि सर यहां पर उसके ऑक्शनियर ने बाय मिस्टेक ऑक्शन कर दिया और यहां पर देर इज नो एक्सेप्टेंस बाय द नेफ्यू टू अंकल, है ना। नेफ्यू ने थोड़ी बोला कि हाँ आई एक्सेप्ट। इस केस में हुआ क्या है कि अंकल ने कैटेगोरिकली उसका एक्सेप्टेंस वेव ऑफ कर दिया, राइट। कैसे कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि आपकी एक्सेप्टेंस है, ऐसे थोड़ी होता है। यू कैन नॉट इम्पोज अ ड्यूटी टू रिप्लाई। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 5,000 रुपए में, और अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा आप खरीद रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप ड्यूटी थोड़ी इंपोज कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि आपको रिप्लाई करना ही है। वो तो उसके ऊपर है ना कि वो रिप्लाई करे या साइलेंट रहे। समझ में आया। यहां पर उसने रिप्लाई नहीं करा, यहां पर उसने क्या करा, नेफ्यू ने नाइदर ही एक्सेप्टेड नाइदर ही रिजेक्टेड। ही जस्ट आस्क्ड हिज ऑक्शनियर दैट यू प्लीज shall not auction this particular horse। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन था, ये कम्युनिकेशन अंकल को नहीं दी। समझ में आया। सो देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंकल एंड द नेफ्यू। व्हाट इट, समझ में आया। यहां Yes. शांत रहना विल नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस। बट इसका जो कंडक्ट था, कंडक्ट क्या था, अपने ऑक्शनियर को बोलना कि यू प्लीज शैल नॉट ऑक्शन दिस हॉर्स। तो बहुत सारी जगह पे इसको बोला गया कि ये गलत जजमेंट है। गलत जजमेंट क्यों, क्योंकि उसका कंडक्ट तो यही था ना कि वो अपने अंकल को बेचना चाहता था, तभी उसने अपने ऑक्शनियर को बोला कि आप इस घोड़े को सेल मत करना। बट ये जो उसका कंडक्ट था, ये उसने उसको थोड़ी कम्युनिकेट करा। किसको, प्रपोजल को, प्रॉमिसी को, प्रॉमिसर, सॉरी प्रॉमिसर, अंकल। अंकल को थोड़ी उसने कम्युनिकेट करा, राइट। उसने तो अपने ऑक्शनियर को बोला। इज इट क्लियर। तो एक्सेप्टेंस जो भी आप दे रहे हो वो सिग्निफाई होना बहुत जरूरी है। सिग्निफाई आपको प्रॉमिसर को ही सिग्निफाई करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन। दीपांशी, ईशानी, लवलीन, प्रांजलि, रजत, शरद, शैली, यश एंड ओवर हियर। प्रांजलि ठीक है, यश ठीक है, दीपांशी ठीक है, शरद ठीक है, ईशानी ठीक है, लवलीन एंड रजत। लवलीन ठीक है, रजत, if yes give me a thumbs up or you can write it down yes, क्योंकि now I am going to dictate you this। ठीक है, मैं आपको ये डिक्टेट करवा देता हूँ। ओके ठीक है, राइट डाउन, काइंडली राइट डाउन। एन अंकल ऑफर्ड। अच्छा देखो, मैं एक और चीज आपको इसमें दोबारा बताता हूँ कि जब भी हम प्रपोजल देते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 5,000 रुपए में, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो मैं मान लूंगा कि आपने खरीद ली। तो ऐसा प्रपोजल नहीं दे सकते हम सामने वाले को ड्यूटी नहीं दे सकते कि आपको रिप्लाई देना ही है। यू कैन नॉट इम्पोज अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू मेक अ रिप्लाई। ठीक है, वो तो सामने वाले की फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना कि वो रिप्लाई करे या नहीं करे, है ना, राइट। ओके, दैट इज हिज फ्रीडम ऑफ चॉइस वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट और टू रिमेन साइलेंट। टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एक्शन, एंड यू कैन नॉट इम्पोज दैट ड्यूटी कि नहीं आपको रिप्लाई करना ही करना है। ठीक है, अब इसमें लिखो एन अंकल ऑफर्ड, एन अंकल ऑफर्ड टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम हिज nephew for a price
and said, if I hear no more, if I hear no more about it, I shall consider, the horse is mine. I shall consider the horse as mine. The nephew did not answer. The nephew did not answer. The nephew did not answer, but asked, his auctioneer, not to sell, that particular horse. Okay. However, the auctioneer sold. That particular horse by mistake. It was held that nephew's acceptance was not communicated to the uncle. The nephew had no obligation to reply. The nephew had no obligation to reply, and hence silence did not constitute an acceptance. And therefore, uncle's action will fail. ठीक है, is it clear? Tell me, my dear students. तो लॉ आपके ऊपर ना ड्यूटी नहीं लगाता कि आपको रिप्लाई करना ही करना है. ओके, राइट. It is your freedom of choice. You can either accept, you can either reject, or you can either remain silent. Okay, is it clear? एक और पॉइंट लिखो ये वाला, that law does not cast a duty. Law does not cast a duty on the person to whom a proposal is made. To reply to that proposal. Therefore, acceptance cannot be inferred. Therefore, acceptance cannot be inferred.
ठीक है, क्योंकि आपकी जब ड्यूटी नहीं है रिप्लाई करने की, मतलब आप साइलेंट हो, तो साइलेंट होना जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस हो गया हो। ठीक है, सो इसमें लिखो दैट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरिंग, फ्रॉम द साइलेंस of the offering. It is only in very rare and exceptional cases. It is only in a very rare and exceptional. It is only in very rare and exceptional cases that acceptance can be inferred from silence of the offering. Okay, is it clear? Tell me, my dear students. So silence in generally silence will not amount to an acceptance. ठीक है, silence in general does not amount to acceptance, but अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका चुप रहना एक्सेप्टेंस है, कि वो उसका कंडक्ट ये दिखाता है, तो इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ओके, जैसे कि मैंने आपको लैंडलॉर्ड वाला भी एग्जांपल दिया ना, कि लैंडलॉर्ड कहता है अपने टेनेंट को कि भाई आपका 31 तारीख को टेनेंसी खत्म हो रहा है, 1 साल ओवर हो रहा है, आपको आगे कंटिन्यू करना है, तो 10% एक्स्ट्रा लगेगा। अब टेनेंट उसको रिप्लाई करे कि हाँ जी ठीक है, या तो रिजेक्ट करेगा नहीं जी ठीक नहीं है, बट वो 31 के बाद भी कंटिन्यू करता है और उसको 10% एक्स्ट्रा दे देता है। दैट मीन्स उस वक्त उसका साइलेंट रहना मतलब एक्सेप्ट कर लिया था उसने। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ टेक आउट सेक्शन 7 अगेन। हाँ, चिराग पूछ रहे हैं कि अगर सर वो उसको हॉर्स दे देता नेफ्यू, तो फिर वो तो एक्सेप्टेंस ही है ना, कि ये लो हॉर्स ले लो। हॉर्स देना इज अ कंडक्ट, एक्सेप्ट कर रहा है वो भी तो उसका कंडक्ट है कि हाँ जी आई एक्सेप्ट अंकल, मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। बट उसने उसके अपने ऑक्शनियर को बोला कि देखो ये वाला हॉर्स मत बेचना, बट उसके ऑक्शनियर ने बेच दिया। ठीक है, तो यहां पर जो उसका एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट नहीं हुआ अपने अंकल को, तो कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? दीपांशी, ईशानी, लवलीन, मीनाक्षी, प्रांजलि, रजत, शरद, शैली, यश एंड ओवर हियर, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। क्लियर? लवलीन ठीक है, दीपांशी ठीक है, ईशानी ठीक है, शरद ठीक है, यश ठीक है, शैली टेल मी, रजत इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके शैली, वेरी गुड। नाउ टेक आउट सेक्शन 7। अब देखो सेक्शन 7 में वी हैव डिस्कस्ड क्लॉज 1। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, हालांकि आज क्लॉज 2 करेंगे। ठीक है, ओके मीनाक्षी, you have joined us late today. Don't be late in a class. Good afternoon. So it says that in order to convert a proposal into a promise, ठीक है, ये कह रहे हैं कि in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified। ठीक है, ये हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आज दोबारा से बता देता हूं मैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि अगर सपोज प्रपोजल में 5 कंडीशन दे रखी हैं, तो एक्सेप्टेंस भी उन 5 कंडीशन का होगा, एज इट इज होगा। ठीक है, आप 4 कंडीशन का एक्सेप्टेंस करोगे, एक का मना कर दोगे, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट होना चाहिए कि 5 है तो पांचों की 5 को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी।
इज इट क्लियर? अनक्वालिफाइड मतलब कि कोई भी और एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगर आपने कोई और कंडीशन लगा दी तो इट विल बिकम अ व्हाट? क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा वो, प्रिया? Unqualified. वेरी गुड लवली। वो बन जाएगा काउंटर ऑफर। राइट, गॉट इट? समझ में आया लवली? वो काउंटर ऑफर बन जाएगा ना, कि मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 10,000 रुपए में? आपने बोला यस आई विल बाय फॉर, आई विल बाय योर वॉच बट नॉट 10,000, 5,000 रुपीज में खरीदूंगा। तो आपने कंडीशन ऐड कर दी कि 10 नहीं 5 में बेचो खरीदूंगा। तो अब वो काउंटर ऑफर आ गया आपकी तरफ से। समझ में आया? राइट। तो काउंटर ऑफर का केस लॉ बता दो जल्दी से, बताया था मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली टेल मी केस लॉ। दीपांशी करेक्ट, चिराग करेक्ट, प्रिया करेक्ट। राइट डाउन जल्दी से फास्ट। लवलीन बता दो अगर याद है तो। ईशानी टेल मी। मीनाक्षी, प्रांजलि, शरद, यश, बता दो सबके सब काउंटर ऑफर का केस लॉ। सो दैट इज हाइड वर्सेस रेंज। हाइड वर्सेस रेंज मैं लिख देता हूं, हाइड वर्सेस रेंज। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड, इसके सारे फैक्ट्स हम डिस्कस कर चुके। अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 7 क्लॉज 2। जैसे मैंने आपको बताया था क्लॉज 1 में क्या है कि आपका एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। क्लॉज 2 में मैनर दे रखा है कि किस तरह से आप एक्सेप्ट करोगे। तो एक बार क्लॉज 2 देखो, आई एम रीडिंग इट। इट सेज दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी expressed in some usual and reasonable manner। ठीक है, राइट। तो ये कह रहा है कि जो आपका एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस होना चाहिए इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि वो एक्सप्रेस होना चाहिए यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में। अनलेस अनलेस द प्रपोजल prescribes the manner in which it is to be accepted। ठीक है, इसमें एक कंडीशन डाल रखी है। Unless the proposal prescribes the manner in which it is to be as accepted, if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, कि ये कह रहे हैं कि अगर उसमें प्रपोजल में मैनर दे रखा है और उस मैनर की तरह आपने एक्सेप्ट नहीं करा, तब क्या हो? The proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance. Now you please tell me what they are saying. Clause 2. Raise your hand and explain me this. Unmute and explain what they are saying. प्रिया समझ में आ गया आपको? पढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो। वैसे मैंने अभी रीड करते करते सारा तो बता ही दिया है, फिर भी लेट्स सी। Ishali, unmute and please try to explain what clause 2 is saying. Good afternoon, sir. Very good afternoon, Ishani. क्या कह रहा है क्लॉज 2?
सर यस। प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए इट हैज टू बी एक्सप्रेस हम्म। इन अ प्रॉपर मैनर। इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। कि किस मतलब पूरा कैसे एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब सर पूरे कंडीशंस लिखना, मतलब प्रिस्क्राइब होना चाहिए। अच्छा, ओके, यस सर, दैट्स दैट्स इट। यस सर। वेरी गुड, हो गया ये तो। ओके, लवलीन, यस, यू मे अनम्यूट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट क्लॉज 2 इज सेइंग। हालांकि मैं बता चुका हूँ, ये अभी बताया मैंने। यस लवलीन। So it says that the proposal like that is made should be accepted in the prescribed manner only. हम्म। And if the person who is making the proposal is not accept like to whom the proposal is made is not accepting it in the prescribed manner or uh, in the manner prescribed, so that proposal like the person who has made the proposal has the right to reject that thing, like, and if he doesn't uh, वो ऐसे नहीं करता है तो it means that he has accepted that offer, that proposal. ओके लवलीन, मेरे को समझ में आ गया आप Like it should be made in a prescribed manner, यस, आई like the गॉट इट, manner व्हाट यू वांटेड टू, व्हाट यू ट्राइंग टू से, राइट। आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो मुझे कम्युनिकेट हो गया, ठीक है। ओके, शैली, व्हाट क्लॉज 2 इज सेइंग, अनम्यूट एंड आंसर। शैली धीमान। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बता दो। टेल मी। सर लास्ट जो है सर, लास्ट जो 3 लाइंस हैं सर वो क्लियर नहीं है सर, स्टार्टिंग तो क्लियर हो गया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, राइट। आई विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम। इसमें सेक्शन 7 क्लॉज 2 में ना, सेक्शन 7 क्लॉज 2 में मैनर की बात करी है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, राइट। तो क्लॉज 2 में देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, acceptance must be expressed, acceptance must be expressed in some usual or reasonable manner, okay, right, usual or some reasonable manner। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर प्रपोजल में मतलब प्रॉमिसर ने अगर कोई मैनर दे रखा है तो उस मैनर के अकॉर्डिंगली ही आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, राइट। इफ देयर इज एनी मैनर गिवन इन प्रपोजल, ठीक है, इफ देयर इज एनी मैनर गिवन और प्रिस्क्राइब्ड, देन उस मैनर में आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं इसकी कि आपकी ये जो एक्सेप्टेंस है वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए, या फिर अगर प्रपोजल के अंदर ही प्रिस्क्राइब्ड है कोई मैनर तो उस मैनर में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम फर्स्ट का एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद सेकंड का दूंगा मैं। फर्स्ट में सपोज कि ए कहता है बी को, ए टू बी, विल यू बाय माई वॉच फॉर 5,000 रुपीज, ठीक है, कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 5,000 रुपए में, राइट। तो बी क्या कर सकता है, बी के पास ऑप्शन है, बी कैन एक्सेप्ट, बी कैन रिजेक्ट और बी कैन रिमेन साइलेंट, ठीक है। एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, साइलेंट हो सकता है, ठीक है, राइट। सो ही कैन एक्सेप्ट by becoming silent by his conduct also, right, he can accept by his conduct। 5,000 रुपए निकाल के दे दिया उसने, तो ये जो 5,000 रुपए निकाल के दे रहा है दैट इज अ यूजुअल मैनर, है ना।
राइट? इज इट क्लियर? दैट इज अ यूजुअल मैनर कि लो जी 5,000 रुपए ले लो, राइट? अब वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है बाय मैसेज ऑल्सो, ठीक है, मैसेज से भी कर सकता है दैट आई विल बाय योर वॉच, बाय ईमेल के थ्रू भी कर सकता है। ये ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेज, स्नैपचैट, ये सब क्या है? ये यूजुअल मैनर ही तो है। इज इट क्लियर? रीजनेबल मैनर की तरह आप उसको एक्सेप्ट करोगे। इज इट क्लियर? बट अगर सपोज ए कहता है बी को, सपोज ए सेज टू बी, will you buy my watch for 5,000 rupees, and if yes, kindly inform my mother about the same। मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ, आपको शायद मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं। तो ए बी को कहता है कि विल यू बाय माई वॉच फॉर 5,000 रुपीज, की क्या आप मेरी वॉच 5,000 रुपए में खरीदोगे? और अगर हाँ, तो आप मेरी मदर को इन्फॉर्म कर देना। क्यों? क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए, राइट? ओके, इज इट क्लियर? तो यहां पर प्रपोजल में एक मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, राइट? क्या मैनर प्रिस्क्राइब्ड है? कि अगर आप हाँ हो तो मेरी मदर को इन्फॉर्म कर देना। तुम एक मैनर दे दिए ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपको अगर मेरी वॉच खरीदनी है तो मेरे फादर को एक्सेप्टेंस दे देना, मैं जा रहा हूँ लद्दाख घूमने, ठीक है, राइट? अब मैंने ये आपको एक मैनर दे दिया कि आपको मेरे फादर को इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है कि अगर आपको मेरी वॉच खरीदनी है तो यू काइंडली इन्फॉर्म माई मदर, ठीक है, राइट? तो इन दिस केस आई हैव गिवन अ मैनर, ठीक है। इज इट क्लियर? टेल मी। दीपांशी, ईशानी, लवलीन, मीनाक्षी, प्रांजलि, शरद, शैली, यश एंड ओवर हियर, यहां तक क्लियर है? इफ यस गिव मी थम्स अप। ईशानी ठीक है, यश ठीक है, लवलीन ठीक है। अभी आ रहा हूं मैं, उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अब देखो, इन दिस केस मैनर इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। इन दिस केस मैनर इज प्रिस्क्राइब्ड, और बी को अब एक्सेप्ट करना है। बी हैज टू एक्सेप्ट, बी हैज टू एक्सेप्ट। तो अब बी के पास ऑप्शन क्या है कि बी या तो मैनर फॉलो करे, या तो बी मैनर फॉलो ना करे, ठीक है। बी के पास ये दो ही ऑप्शन है ना, या तो बी मैनर फॉलो करेगा, उसकी मदर को जाके बोलेगा कि हाँ आई एक्सेप्ट, या तो बी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, राइट। अगर मान लो बी ने मैनर फॉलो करा, राइट, इफ बी इन्फॉर्म्स द मदर, इफ बी इन्फॉर्म्स द मदर, ठीक है, राइट, तो इट विल अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस, it will amount to a valid acceptance, ठीक है, राइट। बट अगर बी फॉलो नहीं करता, इफ बी डज नॉट फॉलो, देन व्हाट विल हैपन? इफ बी डज नॉट फॉलो, then what will happen? Then there will be two probability, then there will be two probability। क्या probability होगी? अगर बी सपोज फॉलो नहीं करता, उसको व्हाट्सएप कर देता सीधा कि भाई आई एक्सेप्ट, ए को सीधा व्हाट्सएप कर दिया कि आई एक्सेप्ट, तो यहां पर अगर ए ने बी को रीजनेबल टाइम पे ये नहीं बताया कि देखो आपकी एक्सेप्टेंस मिली है मुझे, बट मैं इस एक्सेप्टेंस को नहीं मानूंगा जब तक आप मेरी मदर को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे,
ठीक है, राइट, समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं कि यहां पर अगर बी ने ए को व्हाट्सएप करा, आई एक्सेप्ट, तो ए के पास दो ऑप्शन है, ए हैज टू ऑप्शन। या तो वो बी को बोलेगा, इन्फॉर्म करेगा कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट एक्सेप्ट until you inform my mother। ठीक है, अगर बी को उसने इन्फॉर्म कर दिया, अगर उसने बी ने ए को इन्फॉर्म कर दिया आई एक्सेप्ट, तो ए के पास इंफॉर्मेशन, ए के पास दो ऑप्शन है। ए बी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई देखो जैसा मैंने मैनर बताया था वो मैनर फॉलो करो, वरना मैं इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कि ए विल नॉट से एनीथिंग, और अगर ए डज नॉट से एनीथिंग देन ऑल्सो इट विल अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। समझ में आया? अभी दोबारा से समझाऊंगा मैं ये चीज आपको, डू नॉट वरी, बट थोड़ा सा बताओ, थोड़ा समझ में आया या ज्यादा समझ में आया? लवलीन ओके, यस ठीक है। मीनाक्षी, प्रांजलि, शैली, यस सर। थोड़ा आया ज्यादा आया? सर आ गया है थोड़ा। अच्छा, आ गया थोड़ा, वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर्स आई एम गेटिंग। ठीक है, प्रिया पूरा आ गया, गुड। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, फिर इसका एक बार इसको ना पढ़ो, एक बार दोबारा से इसका एक क्लॉज टू पढ़ो, फिर आपको आ जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? आई एम रीडिंग इट, इट सेज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस होना चाहिए यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। बट आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो कैसे करके? आपने सपोज सैटेलाइट के थ्रू आपने उधर एक्सेप्टेंस लिखवा दिया, तो वो रीजनेबल मैनर थोड़ी है। आपने नासा में कांटेक्ट करा कि हाँ जी आज एक्सेप्टेंस देना अच्छा वाला, तो सैटेलाइट के थ्रू आपको सितारे बनाने हैं ऐसे, तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ी है, राइट? ऐसा होता है वैसे, आपको मालूम है? सैटेलाइट, आपने देखिए बहुत ज्यादा शाइन करती है कुछ कुछ चीजें और लगता है आपको स्टार है वो, बट स्टार नहीं होता, वो सैटेलाइट होती है। देखिए कभी आपने, ऑब्जर्व करिएगा कभी, राइट? इन स्काई एट नाइट देर आर स्टार्स, बट इन अमंग दो स्टार्स देर आर सैटेलाइट्स ऑल्सो। वो मूव भी करती है और शाइन भी करती है, कुछ ज्यादा ही शाइन करती है ना, तो सैटेलाइट्स होती है। तो जो आपका एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। तो आई बिलीव यहां तक तो सारी चीज क्लियर है, ठीक है? बट यहां आगे लिखा हुआ है अनलेस। अनलेस मीन्स देर इज अ कंडीशन, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देना है तो मेरी मदर को एक्सेप्टेंस देना, तो वो मैंने एक मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया प्रपोजल के अंदर, ठीक है? आगे देखो, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, कि अगर प्रपोजल में मैनर दे रखा है इन विच एक्सेप्टेंस टू बी डन and the acceptance is not made in such a manner, कि अगर आपने उस मैनर को फॉलो नहीं करा, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। कि जब प्रपोजर को एक्सेप्टेंस के बारे में पता चला और उसको पता चला कि मेरी मदर को नहीं दिया, मेरे फादर को दे दिया, तो वो अब सामने वाले व्यक्ति को फोन करके या रीजनेबल टाइम में बोलेगा कि भाई देखो जैसे बोला है वैसे करो, अदरवाइज मैं इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा।
बट अगर वो फोन करके नहीं बताता है या उसको रीजनेबल टाइम में इन्फॉर्म नहीं करता, देन इट विल ऑल्सो अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहाँ लिखा है, बट इफ ही फेल्स टू डू सो, ठीक है, कि अगर वो फेल कर जाता है उसको इन्फॉर्म करना कि आप रीजनेबल टाइम में आप मैनर फॉलो करो, इफ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। आप समझ में आ गया सारा? टेल मी एवरीवन, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। यश ठीक है, लवलीन ठीक है, दीपांशी ठीक है, एंड चिराग, प्रिया, Yes, sir. Clear. शैली ठीक है, गुड, शरद ठीक है, ईशानी। देखो इसमें दोबारा से मैं बताता हूं, सपोज ए गिव्स अ प्रपोजल टू बी, ठीक है, राइट, एंड इसमें एक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। तो यार दो पॉसिबिलिटीज है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। What are the two possibilities? First, B may accept the proposal in that manner. B may accept the proposal in that manner. राइट एक ये पॉसिबिलिटी है कि उसने बोला कि मेरी मदर को देना है, तो उसकी मदर को जाके इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ जी आई एक्सेप्ट। या फिर सेकंड, he may not accept in that manner, may not accept in that manner, ठीक है, राइट। तो अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता उस मैनर में, तब क्या होगा, राइट? इन दिस केस इफ बी और द प्रोमिसी डज नॉट फॉलो, प्रोमिसी लिख देता हूं मैं यहां पे, डज नॉट फॉलो द मैनर, then the promiser after getting the acceptance will insist the promisee that you please fulfill the manner, right? Okay, right? तो यहां पर A will tell B in a reasonable time, that you please follow the manner, right? जैसा बताया उसी तरह आप एक्सेप्ट करो, राइट? A will tell B in a reasonable time that you please follow the manner। बार बारिश हो रही है क्या? नहीं हो रही? अच्छा, तो यहां पर वो बी को बोलेगा कि आप प्लीज फॉलो करो, बट अगर वो फेल कर जाता है तब भी माना जाएगा इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं, देखो स्प्रिया पूछ रही है कि क्या सर इस केस में बी ने जब प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो नहीं करा तो क्या ए रिजेक्ट कर सकता है उसका एक्सेप्टेंस? ए उसका एक्सेप्टेंस थोड़ी रिजेक्ट कर सकता है। ए विल नॉट रिजेक्ट, ए कैन नॉट रिजेक्ट। मान लो मैंने आपको प्रपोजल दिया कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 5,000 रुपए में, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ जी मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो मैं रिजेक्ट थोड़ी कर सकता हूँ आपका प्रपोजल, आपका एक्सेप्टेंस। आपने प्रिस्क्राइब मैनर में फॉलो नहीं करा तो मैं आपको फोन करके या आपको रीजनेबल समय पे बताऊंगा कि देखो आपको मैनर दिया था, उस मैनर में आप फॉलो करो, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। बट अगर मैं आपको रीजनेबल टाइम में ये इन्फॉर्म नहीं करता तो वो माना जाएगा जो आपने एक्सेप्टेंस दिया है वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। सेम एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आपको मेरी घड़ी खरीदनी है 5,000 रुपए में? अगर हाँ तो मेरी मदर को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं जा रहा हूं बाहर घूमने। आप चले गए मेरे घर, मेरी मदर ना मिलके मेरे फादर मिल गए आपको, आपने मेरे फादर को बोला कि सर ने ऐसे प्रपोजल दिया था, आई एक्सेप्ट, ठीक है। फादर का फोन आया मेरे पास कि हाँ जी गौरव आपने अपनी घड़ी बेच रहे हो, हमें बताया नहीं,
तो ऐसे ऐसे एक बेटी आई है, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे नॉलेज आ गई कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चुप रहूंगा, ठीक है। अगर मैं चुप रहा तो मतलब वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। बट अगर मैंने आपको फिर फोन करके बोला कि देखो मेरे को पता चला आपने एक्सेप्टेंस दिया है मुझे, बट आपने प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं करा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक आप प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं कर। तो ऐसे केस में आपको प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो करना पड़े। बट अगर मैं चुप रहा आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस, इफ आई डू नॉट इन्फॉर्म यू इन अ रीजनेबल टाइम दैट यू हैव टू फॉलो द मैनर, देन इन दैट केस दैट एक्सेप्टेंस विल अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। समझ में आया? बताओ एवरीवन। दीपांशी, ईशानी, लवलीन, मीनाक्षी, यश, आप एक बार अनम्यूट करके पूछो। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर ये केस में फॉर एग्जांपल जब उसने मतलब प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगर उसने पर्सन ने नहीं किया तो उसको कम्युनिकेट करेगा कि आप इस मतलब इस मैनर में आप करो एक्सेप्टेंस। हाँ, सर अगेन पर उसके बाद भी वो एक्सेप्ट उस मैनर में नहीं करता तब तो वो रिजेक्ट कर सकता है ना सर? तो रिजेक्ट की तो बात ही नहीं है बेटा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अच्छा। हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने प्रपोजल दिया है। अब आपके ऊपर है, आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। बट उस प्रपोजल में मैंने अगर मैनर दे रखा है और उस मैनर को आपने फॉलो नहीं करा और मुझे पता चला कि आपने मैनर फॉलो नहीं करा वाइल एक्सेप्टिंग, तो मैं आपको रीजनेबल समय में बताऊंगा कि भाई देखो मैनर फॉलो करो, अदरवाइज मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। उसके ठीक बावजूद है। आपने मैनर फॉलो नहीं करा, जैसे सेम एग्जांपल ले लो कि मेरे फादर को आपने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है। मेरे को मेरे फादर ने बताया कि भाई यश आए थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है, तो मैं यश को फोन करूंगा, बोलूंगा कि देखो ये गलत है, मैं एक्सेप्टेंस में मैंने आपको मैनर दिया था क्या कि मेरी मदर को इन्फॉर्म करो, आपने वो फॉलो नहीं करा, तो मैं ये एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। तो आप दोबारा चले गए मेरे घर, देखा मेरी मदर नहीं है बट मेरी सिस्टर है, तो आपने मेरी सिस्टर को बोल दिया आई एक्सेप्ट, तो मेरी सिस्टर का फोन आया मेरे पास कि गौरव ये एक और एक्सेप्टेंस आया है। तो मैं, ये तो वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना। समझ में आया? क्योंकि ओके मैं सर। आपको एक बार इन्फॉर्म कर चुका हूं, अब आपको उसी मैनर में ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो देर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके सर। गॉट इट? यस सर। लिख क्या? हाँ, मिरर रूल तो है ही, एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, है ना। मिरर रूल तो है ही, किसने दिया था मिरर रूल बताओ? वेरी गुड हो गया मुल्ला। यस। दीपांशी, ईशानी, लवलीन, मीनाक्षी, प्रांजलि, शरद, शैली, यश, क्लियर है यहाँ तक? लिखवा दूं ये सारी चीजें? शैल आई यस डिक्टेट? सर, शैल? एक क्वेश्चन हाँ, पूछना है। पूछो। सर यहाँ पर रीजनेबल टाइम की बात हुई है ना, तो सर हाँ वो हाँ, में कितना टाइम हम लोग कंसिडर करें? वेरी गुड हो गया आपको और लवलीन का सेम क्वेश्चन सेम टाइम। लवलीन गिरी सर सेम क्वेश्चन। ओके, वेट आई टेल यू। देखो ओके लवलीन गिरी सर, व्हाट कुड बी द रीजनेबल टाइम, एंड शैली आल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि सर रीजनेबल समय क्या हो। देखो, रीजनेबल समय के लिए देर इज नो गोल्डन यार्डस्टिक। एज सच ये नहीं कि भाई 4 दिन इज अ रीजनेबल समय, 5 दिन इज नॉट अ रीजनेबल समय। दैट रीजनेबल, जो ये जो वर्ड रीजनेबल है ना, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब जैसे मान लो कि अगर हम वॉच की बात करते हैं, कि मैंने आपको बोला कि मेरी मदर को इन्फॉर्म कर देना, आपने मेरे फादर को इन्फॉर्म करा, तो मैं आपको एक हफ्ते के अंदर बता पाऊंगा ना। एक हफ्ता कुड बी अ रीजनेबल समय, या एक महीना कैन बी अ रीजनेबल समय, बट एक साल थोड़ी हो सकता है। समझ में आया? एक साल इज नॉट अ रीजनेबल टाइम कि मैं आपको एक साल बाद इन्फॉर्म कर रहा हूं कि भाई वो जो आपने मेरे फादर को इन्फॉर्म करा था वो एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा मैं, अब मेरी मदर को ही करना, तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। कि एक हफ्ता, एक एक महीना इज मैक्सिमम, एक महीने के बाद तो आप मुझसे क्लेम कर लोगे कि सर वो वॉच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वॉच दो, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा। समझ में आया? ईशानी, लवलीन एंड शैली। यस सर। ठीक है, लवलीन इज Yes, इट sir. क्लियर? हाँ बोलो शैली। Yes, sir. लवलीन बोलो। Sir, it is clear.
Okay, I believe that it is clear. Very good. Yes. चिराग clear है? प्रिया? Okay, इसमें लिखो आप, write it down. Section 7 of Indian Contract Act gives an essential condition for valid acceptance through clause 1 which says that an acceptance must be absolute and unqualified. If there are any condition attached, by the acceptor, while accepting the proposal, it will not be considered as a valid acceptance. Okay. Clause 1 also says that an acceptance must be absolute. That is all the terms of the proposal must be accepted by the promisee. Okay, आगे लिखो next para. Clause 2 of section 7 prescribes the manner of acceptance. Just a minute. What is this? इसको ऐसे लिखो. Just a minute. Clause 2 of section 7 prescribes the manner of acceptance. It specifically talks about two situations. Two situations. First, where the promiser does not prescribe, a manner
where a promisor does not prescribe a manner in which the acceptance is to be made, in which acceptance is to be made, and second, where the promisor specifies the manner, in which the proposal is to be accepted, in which the proposal is to be accepted. Okay, next para. In both the cases, an essential requirement is that the acceptance must be made in some usual and reasonable manner. Okay, right? Next para. Where the proposer specifies, proposer कह लो या promisee कह लो, दोनों से promiser, ठीक है? Promiser and proposer are the same thing, same person, ठीक है? Right? Where the proposer specifies the manner of acceptance and the acceptor does not send the acceptance in the prescribed manner, the acceptance is considered to be valid. The acceptance is considered to be valid unless the offerer communicate to the acceptor that he does not accept the acceptance until it is made in the manner prescribed. Until it is made in the manner prescribed. This was held in the case of Gadarmal versus Tata Industries Bank.
इलाहाबाद हाई कोर्ट 1927. Is it clear? Tell me. Done. Lovely. ठीक है. What about others? Over here. Clear है? Good. Yes. दीपांशी, ईशानी, मीनाक्षी, प्राजली, शरद, शैली, यश. देखो यहाँ पर इंडियन लॉ कहता है कि अगर मैंने मैनर दे रखा है और उस मैनर में आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर माना जाएगा वो एक्सेप्टेंस है, अनटिल एंड अनलेस प्रपोजर उसको बोले कि भाई देखो ऐसा है कि इसको उसी में करो, है ना. ये इंडियन लॉ है. बट इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं. इंग्लिश लॉ में अगर मैंने मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है और आपने उस मैनर को फॉलो नहीं करा तो फिर वो एक काउंटर ऑफर बन जाता है. ठीक है, लिखो ये चीज, लिखो, राइट डाउन. हियर इन इंडियन लॉ, ऐसे लिखो, हियर द इंडियन लॉ differs from the English law from the English law. In the English law, acceptance by a mode, acceptance by a mode different, by a mode different, या इसको ऐसे लिखो, other than prescribed, by a mode other than prescribed, prescribed by the offerer, by the offerer, would amount to a counter offer, would amount to a counter offer, and would result in a contract, and would result in a contract, when the counter offer in return is accepted. When a counter offer in return is accepted. Okay, ठीक है. This was held in the case of, it was held in the case of Ellison versus Henshaw. Ellison versus Henshaw. It 1819. It was held that an offer is bound to be accepted. An offer is bound to be accepted in the manner prescribed, in the manner prescribed in the offer. ठीक है, समझ में आया. तो इंग्लिश लॉ में दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज इन कि जो मैनर है उसी मैनर में एक्सेप्टेंस दो. अगर उस मैनर को फॉलो नहीं करा तो फिर वो काउंटर ऑफर बन जाता है. और अब ऑफरर के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो फिर वो काउंटर ऑफर बन जाता है, राइट. बट इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है. इंडियन लॉ में अगर मैनर दे रखा और मैनर फॉलो नहीं करा तो वो एक्सेप्टेंस है, अनटिल एंड अनलेस
ऑफरर उसको रीजनेबल समय में बोले कि भाई देखो मैं मानूंगा नहीं, आप इसको उसी मैनर में फॉलो करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, समझ में आया? टेल मी। दीपांशी, लवलीन, मीनाक्षी, प्रांजलि, शरद, शैली, यश ओवर हियर। क्लियर? ठीक है, शैली ठीक है, यश ठीक है, लवलीन ठीक है, दीपांशी ठीक है, मीनाक्षी बताइए। ओके, सो टुडे आई एम कंक्लूडिंग इट ओवर हियर ओनली। ठीक है, राइट? टुडे आई एम कंक्लूडिंग इट ओवर हियर। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग थोड़े और 2-3 और केस लॉ हैं इसके ऊपर, वी विल बी डिस्कसिंग दैट केस लॉ। और कल ही हम सेक्शन 4 भी पढ़ेंगे। सेक्शन 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो यू मस्ट कम while reading section 4. ठीक है, right? Now tell me, do you have any doubt or any questions in today's class? पूछो। अभी सेक्शन 7 कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि रीडिंग कर ली है हमने थोड़े बहुत। हाँ, इवनिंग क्लास लूंगा मैं, अभी 5 बजे क्लास है। आई विल बी टेकिंग SRA। ठीक है, टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर, तो आई विल बी टेकिंग अ क्लास। ठीक है, राइट? ओके, कल तो जाते जाते 103 फीवर हो गया था मुझे 102.8, फिर 103, फिर रात में थोड़ा ठीक हुआ, बट टुडे आई एम फीलिंग गुड, सो आई टुक अ क्लास। राइट? देखो, 100-101 फीवर हो तो काम चल जाता है, बट 101 से ऊपर होता है तो फिर इट्स बेटर टू टेक रेस्ट। राइट? ओके, 100-101 पे ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए, बट हाँ 101 से ज्यादा है तो यू मस्ट टेक रेस्ट, बट बाकी आई एम परफेक्टली फाइन। ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग इट ओवर हियर। And Loveleen, Dipanshi, okay, Ishani has left, but it's okay. Loveleen and Dipanshi, you please wait. And thank you everyone, right? Thank you.